हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति मल्होत्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी लूसेंट जीके की इस जबरदस्त सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ का है लेक्चर नंबर 25। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस सीरीज़ में हम लूसेंट की बुक का वर्ड टू वर्ड डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें हमने बायोलॉजी के काफ़ी सारे सिस्टम्स को पहले ही कवर कर लिया था और लास्ट सिस्टम में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया था। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में और आज ही उसी वीडियो का है पार्ट 2। उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज पार्ट 2 कवर करने वाले हैं और हम इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं पिछली वीडियो में थोड़ा सा हमने क्या किया था और आज की वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है वो 4 पार्ट्स में होता है। पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, तीसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और चौथा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो या कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन को कवर करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी बच्चों को काफ़ी टफ लगता है ये। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो अपना काफ़ी ईजी होता है कि इनसाइड द बॉडी गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन ब्लड टिश्यू फ्लूइड विच इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि देखो, इंटरनल से पता चल रहा है यानी कि बॉडी के अंदर की बात है। इंटरनल का मतलब ही अंदर वाला होता है। ठीक है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्लड के बीच में और जो टिश्यू फ्लूइड है उनके बीच में जो गैस एक्सचेंज होते हैं उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ब्लड सबको पता है, टिश्यू मैंने आपको बताया था जब काफ़ी सारे सेल्स मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और वो स्पेसिफिक अपना कुछ काम करता है, वो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू का जो फ्लूइड होता है और जो ब्लड होता है जब उनके बीच में गैस एक्सचेंज होती है तो उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो अगर गैस एक्सचेंज हो रही लंग्स में गैस एक्सचेंज हो रही है तो उसका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, ये आप कर सकते हैं इजीली। तो ज़्यादातर जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है सेलुलर रेस्पिरेशन और यही काफ़ी बड़ी प्रोसेस है, इसको ध्यान से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन देखेंगे क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होती है बाय ऑक्सीजन रीच्ड इनटू द सेल। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ ग्लूकोज होती है, जब हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के थ्रू जो है ऑक्सीडाइज होती है। अब ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है इसको मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं। अब ये चीज़ तो हमें आगे समझ में। अब फिर एक बार मैं थोड़ा सा टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन पे जाने से पहले आपको एक बार फ्लो चार्ट से थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको ये वर्डिंग जो है इनके टाइप वगैरह ज़्यादा मुश्किल ना लगे, फिर आप बहुत इजीली कवर कर सकें। तो एक बार जल्दी से देखते हैं कि क्या होता है। मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में एक बार जल्दी से समझा देती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी पे बेस जो है अपना सारा का सारा वीडियो रहेगा आज का। देखो, जो आप ग्लूकोज लेते हो अंदर यानी कि खाना खाते हो जब आप, तो उसमें कुछ ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होती है जब आप खाना खाते हो तो वो जो है सबसे पहले रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। आपको पता है खाना जब आप खाते हो तो ठीक है, वो ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है। किस में ब्रेक डाउन होता है, वो पायरुवेट में या फिर पायरुविक एसिड में। तो पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड में वो ब्रेक डाउन होता है जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो सबसे पहले जो आप ग्लूकोज इनटेक करते हो, खाना खाते हो, उसमें जो ग्लूकोज होती है वो ऑक्सीडाइज होते टाइम, ये ऑक्सीडाइज की ही बात कर रहे हैं हम। ऑक्सीडाइज मतलब जब ऑक्सीडाइज की भी बात करेंगे और पूरा का पूरा ब्रेक डाउन होकर एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, उसकी पूरी बात करेंगे। तो ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले किस में टूटता है, पायरुवेट में या फिर पायरुविक एसिड में। तो पायरुवेट या पायरुविक एसिड क्या होता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, एक ही सब्सटेंस है पायरुवेट या पायरुविक एसिड, इसके ही 2 नाम है। देखो अब C6H12O6 इसमें 6 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट मिलते हैं आपको, 2 पायरुवेट। तो ये चीज़ तो क्लियर है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है इसमें 3 कार्बन है, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से आपको कितने पायरुवेट मिलते हैं, 2 पायरुवेट आपको एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलते हैं। तो ये जो प्रोसेस होते हैं, ये जो प्रोसेस ग्लूकोज से पायरुवेट में ब्रेक डाउन होने की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, वो होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। अगर आपने अभी तक सेल वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं ताकि सेल के आपके
पार्ट्स को पता लग जाए कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या नाम होता है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मान लो आपका ये पूरा का पूरा सेल है, तो सेल के अंदर ये जितना भी स्पेस होता है, ये पूरा का पूरा स्पेस, ठीक है, ये वाला जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो वाली प्रोसेस होती है ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है, ये प्रोसेस अपनी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है। एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट में ब्रेकडाउन होता है। इस प्रोसेस का जो नाम होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और एक ग्लूकोज किस में टूटता है? 2 पायरुवेट में टूटता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। एनर्जी के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। अब एक बार एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जो अपनी रेस्पिरेशन होती है ना, जो अपनी रेस्पिरेशन होती है वो 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती है। 2 टाइप की रेस्पिरेशन होते हैं। नंबर 1 आती है आपकी, एक तो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी होती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या फ़र्क नहीं होता है, एक बार जल्दी से मैं आपको समझा देती हूँ। जब आपकी रेस्पिरेशन यानी कि जो ये आपका पायरुवेट बन गया था ना ग्लूकोज से ब्रेकडाउन होने के बाद, अगर ये पायरुवेट आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आगे टूटता है तो उसको तो बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, या तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए या ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले स्टेप में जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और आपका जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपको 2 पायरुवेट देता है, और इस प्रोसेस को आप बोलते हो ग्लाइकोलाइसिस। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। फिर जो पायरुवेट है आगे 3 तरीकों से ब्रेक डाउन हो सकता है, इनके बारे में एक बार डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 टाइप की आपकी रेस्पिरेशन होता है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जब आपका जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी कि जब ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन की वजह से टूटता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब या तो आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर ऑक्सीजन आपके पास बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें 2 आपके चांस होते हैं, या तो आपके पास ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो या ऑक्सीजन की आपके पास कमी हो जाए। तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो ये तो आपका ह्यूमंस में नहीं होता, यानी कि ये तो आपका होता है यीस्ट में या बैक्टीरिया में। यीस्ट या बैक्टीरिया में ये वाला रेस्पिरेशन होता है जब आपके पास ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा होता है जब आपके पास एनारोबिक का ही बता रही हूँ, जब ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पास कमी हो जाती है। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, आपकी टांगों में, हाथों में, ठीक है, बाजुओं में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा आप भागते हो, तो आपके जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, मान लो आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, ठीक है, भागने की वजह से तो आपके जो टांगे हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन उतनी ऑक्सीजन उनके पास एकदम से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आपने एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी थी, तो उतनी ऑक्सीजन उनके पास नहीं पहुंच पाती। तो ऑक्सीजन की कमी में जो है वो अपना पायरुवेट ब्रेक डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी में ब्रेक डाउन होने की वजह से अपने पास क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी टांगों में दर्द होता है एसिड की वजह से, और उसको बोलते हैं कि आपकी टांगों में जैसे क्रैम्प्स हो गए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो एक बार इनको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं, यानी कि आपकी लेग्स वगैरह में, आपके स्केलेटल मसल्स में, आर्म्स में होता है ये, जब आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब जो ये पायरुवेट है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। तब जो ये पायरुवेट किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? लैक्टिक एसिड में, एनर्जी में। दूसरा होता है यानी कि बैक्टीरिया में एंड यीस्ट में। बैक्टीरिया में और यीस्ट में जब उनके पास ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती, तब ये पायरुवेट किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? इथाइल अल्कोहल में और एनर्जी में। इथाइल अल्कोहल में और एनर्जी में। तीसरा होता है ह्यूमन बींग्स में, जब जो ज़्यादातर रेस्पिरेशन होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब हमारे पास ऑक्सीजन होता है, तब जो ये पायरुवेट ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, ठीक है जी। अब आप देखते हो, आप सांस अंदर लेते हो, ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, तो आपके दिमाग में कई बार आता होगा कि यार ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आती कहाँ से है? तो ये इसीलिए आती है जब आप ग्लूकोज
जो आप इंटेक करते हो खाने में पायरुवेट बनता है। पायरुवेट जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनता है, और रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब आप सांस छोड़ते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है। तो ये इसी वजह से यही वाली प्रोसेस जो है होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो पहले वाले दो हैं ये तो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहले वाले दो यानी कि ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन के बिना वाला रेस्पिरेशन, ये तो ऊपर वाले तो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और नीचे वाले है जो है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट। नीचे वाला क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब एक और ज़रूरी बात जो है वो, जो हमें एनर्जी जो मिल रही है ना, ये जो एनर्जी मिल रही है, ये जो एनर्जी मिल रही है वो हमें मिलती है ATP की फॉर्म में। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि आपने सारा ऐसे ही बता दिया। मैं आपको बुक में से भी कराऊंगी पूरा का पूरा। मैंने इसलिए आपको बहुत ईजी इसलिए करवा दिया ताकि आपको जब एकदम से थ्योरी पढ़ो तो आपको ये ना लगे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट सा हो गया, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स आ गई इसमें। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये ना लगे कि बहुत बड़े बड़े नाम से आगे क्या हो गया ये, इसलिए मैंने आपको एक बार जल्दी से समरी बता दी। अब आपको जब आप पढ़ोगे ना बहुत ईजी लगेगा। पढ़ोगे क्या, मैं ही पढ़ाऊंगी आपको, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ ही रहा होगा, समझ भी आ ही रहा होगा। तो जो ये आपको एनर्जी मिलती है वो आपको मिलती है ATP की फॉर्म में। ठीक है, आपको एनर्जी किसकी फॉर्म में मिल रही है, ATP की फॉर्म में मिल रही है। अब ये ATP क्या होता है, देखो ATP होता है एडिनोसाइन, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फोस्फेट। तो ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो जो एनर्जी है वो हमें ATP की फॉर्म में मिलती है। ATP जो है अपना मेनली होता है एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी ATP को बोला जाता है। जैसे जो मैं बोल रही हूँ इनसे ना क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप बुक में चाहो तो इनको लिख सकते हो। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी है जो ATP को बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कैसे होता है। तो अगर मैं कहूँ मैंने आपको मनी देना है तो मनी मैं किस फॉर्म में दूंगी, मैं आपको रुपीज़ के फॉर्म में दे सकती हूँ, है ना। रुपीज़ की फॉर्म में मैं मनी दूंगी आपको, ठीक है, पैसे दूंगी मैं आपको। तो जो एनर्जी जो है वो सेल में किसकी फॉर्म में होती है, वो ATP की फॉर्म में होती है। तो जो एनर्जी की करेंसी है सेल के अंदर वो ATP होती है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आपको ये तो पता चल गया जो ये वाली प्रोसेस है ये आपकी हो रही है, ये आपकी प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटो। अब आप सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो तो सेल के अंदर ही हो रहा है, तो सेल के पार्ट्स में ही हो रहा होगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर। दूसरी ये वाली जो प्रोसेस है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली, सिर्फ ये वाली प्रोसेस पायरुवेट से जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है, ये वाली जो प्रोसेस होती है ये वाली होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये वाली जो प्रोसेस होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं पता, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी। सेल के ऊपर मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना के पहले ही डाला है सेल के, जिसमें सारे पार्ट डिस्कस किए हैं। तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगी। बाकी जिन बच्चों ने पहले देख रखा है तो उनको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेले होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल का ही हिस्सा होता है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन की, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया से एक बात और याद आई, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। पावर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एनर्जी दे रहा है ना, इसकी वजह से ही आपको एनर्जी मिल रही है। तो जो ATP है यानी कि जो एनर्जी है वो किसकी वजह से मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही तो मिल रही है ना आपको। आई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रोसेस हो रही है तभी आपको ATP मिल रहा है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और बात मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, जो ये वाला है ना, ये वाली जो प्रोसेस है पायरुवेट से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इस प्रोसेस को बोलते हैं। एक दो और नाम है इसका, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो वो हम जब बुक की थ्योरी पढ़ेंगे वो मैं तब आपको बता दूंगी, लेकिन इसका जो मेन नाम है यानी कि क्रेब्स साइकिल, इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है और जब पायरुवेट से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनता है, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। और ये प्रोसेस होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हमें इतना तो समझ आ गया, चलो भाई ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा
ईजी थी हमारे लिए, ये तो हमें ईजिली समझ आ गई। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जब आपकी ऑक्सीजन की कमी में जब आपका पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है तो सिर्फ आपको 2 ATP एनर्जी के मिलते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। दूसरा, जब बिना ऑक्सीजन के आपका जब पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है तब भी आपको 2 ही ATP एनर्जी के मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप है, तो दोनों में ही सिर्फ आपको 2 ATP एनर्जी के मिलते हैं। लेकिन जब आपके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट ब्रेकडाउन होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, तब आपको 38 ATP मिलते हैं एनर्जी के। 38 ATP जो है आपको एनर्जी के मिलते हैं इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है आपको किस केस में मिलती है? एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में मिलती है, जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है। तो ये चीज़ आपको आ गई होगी समझ में यहाँ पे। तो यही चीज़ थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहेंगी वो हम थ्योरी में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दूँगी तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते हो, तो वो हम स्टेप वाइज करेंगे। लेकिन ये समरी जो है ये आपको बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, वरना इसके बिना अगर आप एकदम से थ्योरी पढ़ते तो उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते थे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। सेल वाला टॉपिक भी आपको आता ही होगा मेरे ख्याल से। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनका रिप्लाई भी कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ आपको समझा दूंगी मैं। अब देख लेते हैं जल्दी से थ्योरी को। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, एक बात और मैंने बताने वाली थी आपको कि मैंने आपको ना एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 बताए कि लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला। लेकिन जो बुक है उसमें सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन में ना दोनों को एक साथ ही कवर किया है, मतलब इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं बताया कि ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। इसमें भी उन्होंने ना मतलब यही बोला है बुक में कि ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो यही चीज़ लिखी हुई है। तो कमी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन होता ही नहीं है, उन्होंने एक ही चीज़ लिखी है। तो कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि मैम ने गलत बता दी, कमी ही होती है ऑक्सीजन की, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता। अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो ये मत समझना, आप मैं सही ही बता रही हूँ आपको। अब देखो 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बिना, अगर ऑक्सीजन के बिना, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में बिना ऑक्सीजन के आपका फूड जो है ब्रेकडाउन होता है, तब जो है वो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस साइकिल में सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से सिर्फ आपको 2 ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ATP मैंने बता दिया एनर्जी। और फाइनल प्रोडक्ट इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन का एनिमल में कहाँ पे होता है? स्केलेटल मसल में। और क्या होता है? लैक्टिक एसिड, जो कि मैंने बता दिया था, जिसकी वजह से आपके दर्द होते हैं टांगों वगैरह में। तो जो ये आपकी ग्लूकोज है, ये आपकी ग्लूकोज है। ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होती है? लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। और एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है आपकी 2 ATP है। एनर्जी जो है वो है आपकी 2 ATP। तो समझ आ गया आपको ये वाला सिस्टम? बहुत ईजी अब तो समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम आ भी नहीं रही होगी यहाँ पे। अगर यीस्ट में या कुछ बैक्टीरिया में बात करें, अगर यीस्ट में या कुछ बैक्टीरिया में बात करें तो जो इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल जो है वो बनता है। इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल जो बनता है वो बनता है यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया में, ठीक है। जैसे कि उनमें क्या बनता है, जो ये ग्लूकोज है वो किस में टूट जाते हैं? इथाइल अल्कोहल में और या फिर इथेनॉल में। इसी को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसी को इथेनॉल बोलते हैं। एनर्जी इसमें भी क्या होती है? 2 ATP। तो जो दोनों ही एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप थे वो कवर हो गए। ये होता है यीस्ट में या फिर बैक्टीरिया में, जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती है। और वो जो पहले वाला लैक्टिक एसिड वाला था वो किस में बनता है? वो बनता है एनिमल सेल, यानी कि अपने स्केलेटल मसल्स में, जो कि है वो जिसमें अपना लैक्टिक एसिड बनता है। वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही टाइप है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा जो रेस्पिरेशन का अपना टाइप आता है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन इफ इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। इसमें पूरी तरह से ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि पूरा ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी मिल रही है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं? अपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है इसमें, और एनर्जी रिलीज होती है ह्यूज अमाउंट में, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है एनर्जी इसमें रिलीज होती है। यानी कि जो देखो ये जो है ये अपना ग्लूकोज है, फिर अपने पास ऑक्सीजन भी पूरी है, तो ऑक्सीजन के साथ ये ब्रेक डाउन होगा। इनके साथ रिएक्ट करके क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और 38 ATPs ऑफ एनर्जी, यानी कि 2870 किलो जूल एनर्जी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे हमें मिल रही है।
तो दो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार दोबारा रिपीट करें। ग्लाइकोलाइसिस, पहली ग्लाइकोलाइसिस कब होती है, जब ग्लूकोज आपका पायरुवेट में टूटता है साइटोप्लाज्म में, ये देखो लिखा हुआ है। दूसरी है क्रेब्स साइकिल, जो मैंने बताया पायरुवेट जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इनको डिटेल में एक बार देख लेते हैं बुक से, वरना आपको ये लगेगा बुक से तो मैम ने बताया नहीं, है ना। तो एक बार देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस इट स्टडी वाज फर्स्ट डन बाय एमडेन मियोरे पाथवे, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके साइंटिस्ट के नाम से पहला वर्ड लेकर ई एम और पी, तो इसका नाम दूसरा है EMP पाथ भी जो है रख दिया ग्लाइकोलाइसिस का। तो ग्लाइकोलाइसिस इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ये देखो दोनों ही टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में होते हैं, क्योंकि पहला ही स्टेप है तो एरोबिक में और एनारोबिक में। देखो मैंने फ्लो डायग्राम में बहुत ईजी तरीके से समझाया, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये तो दोनों में ही हो रही है, या तो आप ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ या फिर सीधे जाओ, लेकिन ये पाथ तो दोनों में ही आ रहा है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आपके दोनों में ही कवर हो रही है। तो ये चीज़ आपको आई गई होगी मेरे ख्याल से समझ में, है ना। तो दोनों में ही हो रही है, और ये आपके किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर देखो एज अ रिजल्ट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ 1 ग्लूकोज एटम इन ग्लाइकोलिसिस 2 एटम्स ऑफ पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक ग्लूकोज एटम से 2 पायरुविक एसिड जो है वो बनते हैं, ठीक है। देखो अब ये वाली चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, एक बार ये ध्यान से सुन लो। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले 2 एटम ATP के देने पड़ते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, उसको पायरुवेट में ब्रेक डाउन करने के लिए, पहले आपको कुछ एनर्जी चाहिए। तो 2 ATP आप एनर्जी के जो है सॉरी भाई 2 ATP के जो 2 ATP एनर्जी जो है आप पहले ही लगा देते हो उस प्रोसेस को करने के लिए। जब 2 ATP आप लगा देते हो, जब ये फिर पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है, तो आपको 4 ATP जो है मिल जाते हैं, 4 ATP मिल जाते हैं, यानी कि 2 ATP आप लगा देते हो शुरू में और 4 ATP आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रोसेस में आपको कंप्लीट कितने ATP मिल जाते हैं, मतलब 4 आपको मिले, 2 आपने पहले लगाए थे, तो 2 ATP आपको ऑब्टेन हुए, है ना। 4 में से 4 तो आपको मिले हैं, 2 आपने पहले ही लगाए, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो मतलब एट लास्ट आपको 2 ATP का फ़ायदा होता है। तो देखो टू स्टार्ट दिस प्रोसेस 2 एटम्स ऑफ ATP आपको चाहिए, यानी कि ATP की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट टेक्स पार्ट, बट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस 4 एटम्स ऑफ ATP आर ऑब्टेन्ड। तो 2 एटम ATP के पार्ट लेते हैं, लेकिन लास्ट में आपको कितने एटम मिल जाते हैं, 4 एटम मिल जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो आपको 2 एटम ATP के जो है ऑब्टेन हो जाते हैं, यानी कि 16,000 कैलोरी एनर्जी। तो एक ATP में कितनी एनर्जी होती है, 8,000 कैलोरी। एक ATP में कितनी एनर्जी होती है, 8,000 कैलोरी। तो 2 ATP आपको लास्ट में ऑब्टेन हुए हैं, तो कितनी एनर्जी आपको मिलेगी, 16,000 कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगी। तो इस प्रोसेस के लिए आपको कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती ग्लाइकोलिसिस वाली प्रोसेस के लिए, इसीलिए एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन में हो जाता है। अगली बात आते हैं, इन दिस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड विच इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग NAD to NADH2। अब देखो NAD क्या है, NADH2 क्या है, ये आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो एक तो मैं इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसकी NAD की फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे लिख के एक बार दिखा देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड, ठीक है, N से, A से आपका होता है एडिनाइन, D से आपका होता है डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपके NAD की फुल फॉर्म होती है। अब NAD की फुल फॉर्म आपको पता चल गया। अब आप कहोगे ये होता क्या है, ये तो बता दो। ये एक आपका कोएंजाइम होता है, ये आपको एक कोएंजाइम होता है जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है, एक तरीके का एंजाइम होता है जो प्रोसेस में हेल्प करता है NAD, ठीक है। अब NAD आपको पता चल रहा है एक कोएंजाइम होता है, ठीक है। अब जब ये प्रोसेस हो रही होती है ना ग्लाइकोलिसिस की, 2 ATP तो हमें पता चल गया इसमें रिलीज होते हैं, लेकिन इसमें साथ के साथ 4 हाइड्रोजन भी बनते हैं। इसमें आपका 4 हाइड्रोजन एटम भी बनते हैं, और 4 हाइड्रोजन एटम फिर वो NAD के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और NADH2 बना लेते हैं। अब आप कहोगे H2 है, ये तो 2 ही है हाइड्रोजन के एटम हुए, 4 तो नहीं हुए। देखो आगे भी 2 लगा हुआ है। अब ये 2 यहाँ पे लगा है और 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लग गए हैं। 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो NAD के साथ रिएक्ट करके NADH2 बना लेते हैं, और 2 मोल्स है ना, इसके 2 मोल्स है, तो इसलिए 4 हाइड्रोजन एटम यूज हुए हैं। तो आपको आ गया होगा ये समझ में, है ना।
आगे देखो, द एंजाइम विच टेक पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर फाउंड इन सेल साइटोप्लाज्म। तो जोन से एंजाइम पार्ट लेते हैं ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रही है तो एंजाइम भी कहाँ पे मिल रहा है, साइटोप्लाज्म में ही मिल रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का यही था कॉन्सेप्ट, आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी ईजी लग रहा होगा तो मेरे ख्याल से। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैंने तो बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता। अब क्रेब्स साइकिल को देखेंगे, ये किसने ढूंढा था, हैंस क्रेब्स ने ढूंढा था इस 1937 में, तभी इसका नाम क्रेब्स साइकिल रख दिया। तो क्रेब्स साइकिल मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, जब पायरुवेट आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसको आप क्रेब्स साइकिल बोलते हो। इसका और भी नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी इसको बोलते हैं। ये प्रोसेस आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, किसकी हेल्प से होती है, किन की प्रेजेंस में होती है, कुछ एंजाइम्स की हेल्प से होती है। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। आपका जो पायरुवेट है इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा 2 एटम्स ऑफ ईच एडीपी एंड एटीपी आर फॉर्म्ड, यानी कि 2 एटम जो है एडीपी के बन रहे हैं और 2 एटम जो है एटीपी के बन रहे हैं। अब आप कहोगे आप तो कहते हैं 38 बनते हैं, हाँ जी 38 बनते हैं, इस वाले प्रोसेस में मैं आपको समझाऊंगी 38 कैसे बनते हैं, टेंशन मत लो। अब आप सोचोगे एडीपी क्या होता है, जैसे एटीपी आपका होता है ऐसे ही एडीपी भी होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो एडीपी होता है ऐसे ही एटीपी होता है, ठीक है। तो डरने की इसमें कोई बात नहीं। तो 2 एटम बनते हैं, ठीक है, 2 एटम एडीपी के, 2 एटीपी के। इन दिस साइकिल 4 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर रिलीज, तो हाइड्रोजन एटम के 4 पेयर रिलीज होते हैं। इसके अलावा कंप्लीट साइकिल में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, 12 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड है वो आपको 12 CO2 देता है, ठीक है, 12 CO2 जो है देता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। इसके अलावा इन आवर सिस्टम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। तो जो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम पड़ा, तो सबसे ज़्यादा जो एटीपी है वो किस में बनते हैं, सबसे ज़्यादा एटीपी क्रेब्स साइकिल में ही बनते हैं। मैंने आपको बताया था 38 एटीपीज है ना, किस तरीके से बनते हैं 38 एटीपीज, एक बार उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे वो आपको समझ आएगा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में। देखो, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, जब पायरुविक एसिड आपका मतलब ऑक्सीडेशन होती है तो 1 एटम ऑफ एटीपी, 5 एटम्स ऑफ NADH एंड 1 एटम ऑफ NADH2 आर फॉर्म्ड, ठीक है। जब आपकी ऑक्सीडेशन हो रही थी पायरुविक एसिड की तो एक एटम तो एटीपी का बन रहा था, ठीक है, 5 एटम NADH के बन रहे थे और 1 एटम आपका NADH2 का बन रहा था, ये तो चीज़ क्लियर है। फिर कहा 1 एटम जो NADH का है वो 3 एटम ऑफ ATP देता है। अब ये देखो 1 एटम इसका NADH का 3 ATP दे रहा है, ठीक है, और 1 एटम NADH2 का 2 ATP दे रहा है, ये 2 ATP दे रहा है, ठीक है, ये 2 ATP दे रहा है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो, इसके 5 एटम थे, 1 एटम 3 ATP दे रहा है, तो 5 एटम कितने देंगे, 5 एटम आपको कितने देंगे, 15 ATP नहीं देंगे, है ना भाई। अब इसके कितने हैं, इसके देखो एक ही एटम है और एक ही एटम 2 ATP दे रहा है, तो 15 ये और 2 ये 17 हो गए, और 1 एटम यहाँ पे ATP का पहले से ही है ना, कितने हो गए, 18 हो गए ये, ठीक है, 18 कितने हो गए यहाँ पे देखो 18 हो गए। समझ आई बात, दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ। तो जब देखो मैंने आपको बताया था 2 पायरुविक एसिड बनते हैं 1 ग्लूकोज से, तो यहाँ पे पहले 1 पायरुविक एसिड जो है क्या क्या देता है उसकी बात करें, दूसरे का तो बाद में डबल कर देंगे। तो देखो 1 पायरुविक एसिड आपको 1 तो ATP देता है, 5 NADH देता है और 1 NADH2 देता है। फिर जो एक ये NADH है ये आपको 3 ATP देता है और ये NADH2 1 NADH2 2 ATP देता है। अब ये 5 है, एक आपको 3 ATP दे रहा है तो 5 कितने देंगे, 3 × 5 यानी कि 15 ATP देंगे। ये आपको कितने देंगे, 15 ATP देंगे। क्लियर है ना ये चीज़, ये 15 ATP देंगे। ये तो एक ही था बेचारा, ये 2 दे रहा और एक एटम ये ATP का डायरेक्ट दे रहा, तो 15 ये 2 ये 17 और एक ये 18। तो एक पायरुविक एसिड से आपको कितने मिल रहे हैं, एक फ्रॉम 1 एटम ऑफ पायरुविक एसिड कितने मिल रहे हैं आपको, 18 एटम्स ऑफ ATP जो है मिल रहे हैं। फिर फ्रॉम 1 एटम ऑफ ग्लूकोज 2 एटम्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो उससे कितने हो गए, 36 एटम जो है ATP के आपको मिल गए। 36 एटम मिल गए और ऊपर से जो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस हुई थी 2 ATP के एटम वहाँ पे मिले थे। जो पहली प्रोसेस हुई थी ना जो सब में कॉमन थी, 2 तो आपको यहाँ पे मिले और फिर क्रेब्स साइकिल में 36 आपको यहाँ पे मिल गए। 36 और 2 कितने हो गए, टोटल
36 और 2 38 एटम्स जो हैं आपको मिलते हैं एटीपी के लास्ट में, जब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो है 38 एटीपी जो होती है वो आपकी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। तो आ गया होगा समझ में, मेरे ख्याल से बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आगे देखो, रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर द मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है, उसके बाद फैट की होती है, और लास्ट में जो है ऑक्सीडेशन होती है प्रोटीन की। यानी कि हमारा जो है, हमें काफ़ी दिनों तक खाना नहीं मिला, ग्लूकोज अपना सारा अपनी एनर्जी ने यूज़ कर दिया, फैट अपना बॉडी ने यूज़ कर दिया, सब कुछ जब बॉडी यूज़ कर चुकी होगी तो सबसे लास्ट में जो है प्रोटीन बचता है। प्रोटीन सबसे लास्ट में जो है ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में। आगे देखो, रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस। अब आप सोच रहे होगे अभी एक कैटाबोलिक क्या होगी, एक कैटाबोलिक है दूसरी डोगाबोलिक होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब होता है जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। जब आपके बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं तो उसको बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। दूसरी होती है एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जो रेस्पिरेशन है उसमें तो आपने देखा होगा उसमें आपने देख लिया C6H12O6, ये अपनी ग्लूकोज होती है। लास्ट में बिल्कुल रेस्पिरेशन के लास्ट में किस में टूट जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में, और वाटर में ये ब्रेक डाउन होती है। तो ये देख कितना बड़ा मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन वाला, लास्ट में किस में बनता है? छोटा सा मॉलिक्यूल बनाता है, सिर्फ 1 कार्बन वाला, है ना। तो बड़ा मॉलिक्यूल जो है छोटों में टूट रहा है, तो इसलिए ये कौन सी प्रोसेस है? कैटाबोलिक प्रोसेस। वही प्रोसेस होती है जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है। तो इसकी वजह से जो है वेट ऑफ द बॉडी भी रिड्यूस होता है। अगला है रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ओब्लोंगेटा। अब मेडुला की बात अगर आपको नहीं पता तो ब्रेन वाला टॉपिक भी मैं पहले ही कवर करा चुकी हूँ। तो ब्रेन वाले टॉपिक में मेडुला के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि एक ब्रेन का ही पार्ट है। तो मेडुला जो है आपका ब्रेन का ही पार्ट है, ये मैं आपको पहले ही कवर करा चुकी हूँ। अगला पॉइंट आता है साइनाइड पॉइजनिंग कोज डेथ इन सेकंड ड्यू टू ब्रेकिंग डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। देखो जो साइनाइड है ना, साइनाइड ये एक वैसे तो आपका एक केमिकल सब्सटेंस होता है, यानी कि CN इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन साइनाइड आपको एक जहर होता है, पॉइजन होता है ये, ठीक है। अगर आप इसको खा लेते तो मर जाओगे, ठीक है, खाना मत। अब पॉइजन है ये, तो जब साइनाइड आप खाते हो तो उसकी वजह से डेथ जो है बहुत ही सेकंड्स में बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों हो जाती है? जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम है वो आपका जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब आगे जो है नहीं जा पाते, उसकी वजह से साइनाइड खाने से आपकी जो डेथ है वो कुछ सेकेंड्स में, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो रेस्पिरेशन का टॉपिक अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला जो है फिर हम न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हम पूरी की पूरे लूसेंट तो कवर करने ही वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।